घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। बिहार के सियासी ड्रामे में महादलित मांझी का नाटकीय इस्तीफा। 22 फरवरी को होगी नीतीश की ताजपोशी, लेकिन बड़ा सवाल किसका होगा राज। और अब क्या करेंगे जीतन राम मांझी। बीजेपी के दलित की सियासत करके क्या मांझी बन पाएंगे महादलित के महानायक। सबसे पहले आपको हम कुछ और रोचक चीजें आज का बता दें कि 4 करोड़ 31 लाख में प्रधानमंत्री का वो चर्चित सूट नीलाम हुआ है सूरत के गुजरात में। ये भी एक स्थिति है और इस पे भी चर्चाएं जोर है। लेकिन सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं आज के घटनाक्रम में जो नाटकीय ढंग से जिस तरह से जीतन राम मांझी वो लगातार कहते रहे कि वो बहुमत साबित करेंगे, फ्लोर पे साबित करेंगे, और अचानक ठीक कुछ देर पहले राज्यपाल से मिलकर उन्होंने इस्तीफा दिया बहुमत साबित करने से पहले। आखिर ये किसकी रणनीति थी, कैसी रणनीति है, इस रणनीति के पीछे क्या राज है, क्या है इसकी सियासत, वो भी समझेंगे। लेकिन पहले आपको हम दिखाते हैं कि क्या क्या हुआ, किन्होंने क्या क्या कहा। सबसे पहले आप ये खुद सुने। 140 से ऊपर विधायक हैं जो किसी भी प्रकार से आज हमारे लिए गुप्त मतदान होने पर वोट देने को तैयार हैं। लेकिन जिन परिस्थितियों की चर्चा आपको हमने किया, उन परिस्थितियों में वे लोग डर गए और या तो गुप्त रूप में रहना पसंद किया या नहीं तो माननीय नीतीश कुमार जी के बुलावे पर वो जाते रहे, जिसका प्रदर्शन रात में आपने सुना होगा कि 1 बजे रात में भी वहां से उनको जब समझ में आया कि उनका जमीर काम नहीं कर रहा है, गवाह नहीं दे रहा है, तो हमारे आवास पर वो आए आप लोगों से नज़र छिपा करके कि यदि कहीं पता हो जाए और कल वोट की बारी आए तो समझ ही जाएंगे लोग कि ये वोट कहाँ दिया है, तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो इसलिए हमको लगा कि विधायकों को भी सुरक्षित हम रखें। हमारे साथ करीब करीब जनता दल यूनाइटेड के 40 से लेकर के 51-52 विधायक हमारे साथ हैं। अगर गुप्त मतदान हो तो ये सब हमारे साथ हैं। 2 महीना 3 महीना हमने काम किया और सही मैं कहता हूँ, हो सकता है कि वो बात उचित नहीं हो, लेकिन हम अपने मर्जी से कुछ नहीं किया। कौन विभाग किस मंत्री को दिया जाए, कौन मंत्री परिषद में शामिल हो, जीतन मांझी नहीं जानता था। वो उनके तरफ से कागज आता था, दस्तखत कर देते थे। उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग भी विभिन्न विभागों का जहां होता था, प्रशासनिक विभाग की बात आती थी, सूची आ जाती थी। उस सूची पर हमारी कोई इच्छाएं नहीं होती थी, हमें दस्तखत करना पड़ता था। आज हमारे सामने ये परिस्थिति बनी कि हम जो काम करना चाहते थे वो काम नहीं कर पाए वहाँ पर भी, और रस्साकसी होने लगी। दूसरे लोगों से बयान दिलाए जाने लगा, दूसरे लोगों से एक तरह से गालियाँ हमको दी जाने लगी कि ये जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ये जो महादलित के लोग हैं, ये लोग आक्रमण होता है, ये सुशासन नहीं चला सकता, विकास का काम नहीं कर सकता। तो निश्चित हमें बहुत सदमा पहुंची और उसके बाद हमने प्रयास किया कि चाहे जो भी हो हम अपने मन से काम करेंगे। और अपने मन से काम जब करना शुरू किया तो 2 महीना 3 महीना पहले से इस प्रकार की बातें आने लगी। कहने का गरज कि हमको 2-2.5 महीना भी ठीक से काम करने नहीं दिया गया। हमको आश्चर्य हो रहा है माननीय लालू प्रसाद यादव जी को, जो हाल तक उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय का सबसे निचले पैदान पर रहने वाले जीतन मांझी को मौका मिला है तो हम इसको कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन इधर 15 दिन में पता नहीं कौन करिश्मा हुई, किस तरह की बातें आई कि उन्होंने भी चुप लगा दिया। मझधार में नैया डोले तो मांझी पार लगा, और मांझी नाव डुबाए तो उसे कौन पार लगाए, ये सवाल है। लेकिन मांझी ने आखिरी वक्त तक ये इंतजार क्यों किया?
सबसे पहले आपको केसी त्यागी ने हमारे साथ जो बातचीत की वो उन्होंने क्या कहा, ये आप देखें। बिहार में आज जीतन राम मांझी को बहुमत साबित करना था, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया। आइए इस पर बात करते हैं जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी जी से। सर, आज मांझी जी को बहुमत साबित करना था, लेकिन उन्होंने उसके पहले ही इस्तीफा दे दिया, इस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ धोखा किया। पहले उनसे जनता दल से उनका इस्तीफा कराया, उनको गुमराह रखा कि नंबरों का खेल उनके पक्ष में होगा, और अल्टीमेटली जो पद हमने उसको दिया था, प्रतिष्ठा हमने दी थी, वो सब खराब करा दी। सर, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि बीजेपी का पर्दाफाश हो गया, इस पर क्या कहेंगे? ये बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट थी। असल में एनडीए के दौरान श्री नीतीश कुमार ने श्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी का विरोध किया था, तो उसी का बदला श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ले रहे थे। अनिल बलूनी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको हम दिखाते हैं। बिहार की राजनीति में नया मोड़ आज तब आया जब जीतन राम मांझी ने बहुमत साबित करने से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी जी। अनिल बलूनी जी, बीजेपी ने मांझी को अपना समर्थन दिया हुआ था, लेकिन मांझी ने आज बहुमत साबित करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो उन्होंने इस्तीफा दिया उसका उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। वो नहीं चाहते थे कि विधानसभा के अंदर जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष पूर्वाग्रह से पीड़ित थे, जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष बिहेव कर रहे थे, उससे उनको आशंका थी कि हाउस के अंदर कुछ गलत हो सकता है। दूसरी बात, जीतन राम मांझी जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि उनकी जान को खतरा था, उनके विधायकों की जान को खतरा था, इस कारण उनको भय था कि यहाँ कुछ गलत होगा, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। उनकी वो जाने। भारतीय जनता पार्टी को लगता था एक महादलित का अत्याचार हो रहा है, एक महादलित के साथ को प्रताड़ित किया जा रहा है, एक महादलित को सताया जा रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि जो हमारे विधायक हैं वो एक महादलित को न्याय दिलाने के लिए खड़े होंगे। ये आपने पक्ष और विपक्ष को सुना। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं, चर्चा जारी रखेंगे। घटना चक्र में आपका हम चर्चा कर रहे हैं। बिहार में जो कुछ नाटकीय घटनाक्रम आज रहा, सबसे पहला ठीक बहुमत साबित करने से पहले जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। सवाल उपेंद्र जी आपसे पहला है, इस नाटकीय इस्तीफा को आप कैसे देखते हैं? ये अचानक कैसे हुआ, क्यों हुआ सवेरे में? ये हमें लगता है कि बहुत अचानक नहीं था जी। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी 18 तक जी पक्ष में नहीं घोषणा करेगी तो 19 को कि शाम को इस्तीफा दे देंगे। हम लोग बातचीत कर रहे थे परसों, तो बाकी नहीं, लेकिन कल जो हमारी बातचीत थी, कल जो हमने चर्चा की थी, ये उम्मीद, ये एक्सपेक्टेशंस कहीं से भी किसी तरह की खबर नहीं थी, क्योंकि कल भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट कर दिया था। हमें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट ना करे, इसके पीछे क्या कारण है? उनको लगे कि कोई उम्मीद नहीं है, तो वो सुबह तक इस नाटकीय इस्तीफा के पीछे क्या कारण आप देखते हैं? अब हमें एक तो लग रहा है कि ये प्री मेडिटेटेड इस्तीफा है, ये पहले से तय था। हाँ, ये पहले से तय था। जिस तरह से डिस्पेरेट डिसीजंस ले रहे थे एक के बाद एक, उस डिसीजन में भी दिखाई पड़ता था कि वो अपने को बहुत असुरक्षित समझ रहे हैं, क्योंकि वो हताशापूर्ण निर्णय थे। तो हताशापूर्ण निर्णय हताश परिस्थिति में ही लिए जा सकते हैं। तो वो जो कर रहे थे तो उसे जारी था कि उनको विश्वास नहीं था कि हमारी सरकार रहेगी, इसलिए एक से एक निर्णय ले रहे थे। बाकी ये आखिरी पल में इसमें दोनों विकल्प उनके पास था, क्योंकि अगर उनके पास मेजोरिटी नहीं आई है तो सरकार तो गिरनी ही गिरनी थी। या तो विधानसभा का सामना करके सरकार को गिराते या विधानसभा के पहले करवाते। विधानसभा का सामना करने में ये डर था कि उनके साथ जो 12 विधायक थे उनकी सदस्यता चली जाती एंटी डिफेक्शन एक्ट में। तो एक तो कारण है कि उनकी सदस्यता बचाने के लिए इन्होंने किया कि भाई चलो 12 लोग जो हमारे साथ रहे हैं कम से कम, ठीक है, वो बात उन्होंने कही भी है, वो बात कही है। लेकिन जो कहा जाता है उसमें क्या, शकील साहब आप भी यही देखते हैं कि ये सिर्फ उनको लगा कि विधायक बचानी है, या क्या कारण देखते हैं नाटकीय लास्ट बिल्कुल आखिरी वक्त पे, आखिरी पल में? देखिए, ये तो नाटक तो था ही और नाटकीय टाइम पर हो गया ऐसा, लेकिन वो एक ऑप्शन था जो उन्होंने, जो स्क्रिप्ट
इतनी दिन से चल रही थी यही तो थी कि नीतीश कुमार को एक्सपोज करना है, नीतीश कुमार के एक्शन के विरुद्ध पब्लिक में एक माहौल खड़ा करना है कि महादलित के खिलाफ हैं। एक और स्पेस था उनके लिए असेंबली के अंदर भी पूरी भाषण देने के बाद वो इस्तीफा देते। वही सवाल वो तो था, लेकिन इस विकल्प का जो इस्तेमाल किया है, इस विकल्प बाहर में दिया, इस विकल्प के इस्तीफे से पीछे क्या कारण? नहीं, इस इस्तीफा के कारण एक कारण ये हो सकता है एंटी डिफेक्शन एक्ट के तहत वोट और ये जो है, लेकिन इसमें हम कोई बहुत महत्व नहीं मानते हैं। महत्व मानते हैं कि वो अपने तरीके से काम करते हैं। बीजेपी उनको इसी तरह बार्गेनिंग करा रही थी कि हम आखिर में फैसला लेंगे, उन्होंने जबरदस्ती उनसे बीजेपी से फैसला कराया कि अब आप एक दिन पहले अगर, तो अब उन्होंने बीजेपी को भी एक झटका दिया। वो बीजेपी का स्क्रिप्ट था कि डॉक्टर प्रत्युष नंदन जी जेडीयू के युवा नेता हैं। ये नाटक हालांकि बहुत दिनों से हम देख रहे हैं। इस नाटक की शुरुआत होती है नीतीश कुमार से और उसका अंत यहाँ पे हुआ है आज नाटकीय इस्तीफा से। देखिए, ऐसा है कि हम लोग तो शुरू से कह रहे थे कि बीजेपी पूरे स्क्रिप्ट को लिखी है दिल्ली में। तो ये स्क्रिप्ट का हिस्सा है, ये स्क्रिप्ट का हिस्सा ये बीजेपी के किस आदमी ने स्क्रिप्ट? आप देखिए, ध्यान दीजिए ना, बीजेपी के तमाम नेता कह रहे थे कि हम फ्लोर पे तय करेंगे सिचुएशन के हिसाब से कि हम उन्होंने ऐलान कर दिया था। आप नहीं, उन्होंने ऐलान कल शाम के 7:30 बजे किया। लगभग फ्लोर ही हो गया वो, उसे आप लगभग फ्लोर कहिए। लगभग फ्लोर नहीं हुआ वो। चलिए, मैं ये कह रहा हूँ कल शाम को 7 बजे किया। इसका मतलब ये था कि बीजेपी ने ही उन्हें सुझाया था कि तुम फ्लोर पे न जाके पहले इस्तीफा दे दो, इसलिए पहले ही हम 12 घंटा पहले 14 घंटा पहले ये घोषणा कर देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, कि मेरा मैसेज चला जाए कि हम डॉक्टर प्रत्युष क्या कारण देख रहे हैं कि अचानक ठीक बहुमत साबित करने से पहले जाके इस्तीफा देते हैं? उनके पास शुरू से नंबर नहीं था, वो जानते थे। ये तो पहले वो जो 10-12 ये बात 50 की भी बात करते हैं कि 50 MLA 140 मेरे साथ डॉक्टर प्रत्युष नंदन 87 के बाद 87 के बाद जो पहले से पता था उनको, 53 लोग का बात बोलते हैं पार्टी तोड़ने पहले से उनको पता था 77 चाहिए पार्टी तोड़ने के लिए। तो अगर 50 लोग भी अगर उनके साथ हो जाते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाती है, अगले दिन फिर जेडीयू बहुमत में आ जाता। चलिए तो आप ये तो होना ही था, उनका सरकार कहीं से नहीं बचना, ये तो होना ही था, इसी वक्त होना था। नहीं, मुझे लगता है कि जो जितनी भी हम लोग पिछले एक हफ्ते से इस पे बातचीत कर रहे थे उसमें ये जरूर माना जा रहा था कि ये मांझी साहब जाएंगे फ्लोर पे, और जो उनका पूरा मकसद था कि इस पूरे ड्रामे में जिस तरीके से वो लगातार ये कह रहे थे कि एक महादलित का अपमान किया जा रहा है, महादलित को सब लोग पचा नहीं पा रहे हैं, उस भाषण में आज वो पूरी तरीके से एक चुनावी भाषण होता उनका, ये हम सब लोग मान रहे थे। और उसके बाद कई सारे संवैधानिक तर्क कुतर्क जो चल रहे थे उसको कह करके दे चुके हैं। विधानसभा के पटल पर नहीं दिया है, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाषण दिया वो विधानसभा के लिए तैयार किया हुआ भाषण था। यही सवाल यही है कि आखिर ये जो वो भाषण देने के लिए एक नैतिक बल भी होना चाहिए जो उनके पास नहीं था। जी कंप्लीट जी नैतिक बल के नाम पे तो नीतीश कुमार ने बीजेपी से पूछ के उनको बनाया था। भाई, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर वो विधानसभा में भाषण देते, दिलीप, उसकी इंपॉर्टेंस दूसरी होती। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते उसकी इसका मतलब अलग होता। और क्योंकि ये पूरा मामला इतना फैल गया था पूरे देश में कि मैं समझता हूं कि साउथ के शहरों से लेकर के और ईस्ट के शहरों सब लोग उसको देखते, और उस वक्त वो जो बात कहते हैं उसका लाइव टेलीकास्ट होता। मैं सवाल तो वही है पुष्पेंद्र, ये स्थिति क्यों, उससे पहले क्यों लाइव टेलीकास्ट का कोई प्रोविजन ही नहीं था। नहीं सवाल लाइव टेलीकास्ट ऐसा है। पुष्पेंद्र कंप्लीट कर लीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये हम मानते थे कि ये उनको कोई बहुमत नहीं मिलने जा रहा था, लेकिन वो दोनों स्थिति में अपने आप को शहीद दिखाना चाहते थे, और उस शहीद होने का फिर वो राजनीतिक फायदा लेते। तो ये सबने चौंकाया है कि 10:15 बजे उन्होंने इस्तीफा दे दिया जाकर के, और फिर जो कुछ बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यही बातें तो वो उस वक्त भी कह सकते थे, लेकिन ये क्यों किया है ये बात समझ में अभी भी नहीं आ रही है किसी के। ये बात समझ में नहीं आ रही। हमारे साथ हमारे साथ जल्द अवधेश जी ब्रेक के बाद जुड़ेंगे। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार, उसके बाद उनसे भी पूछते हैं ये सवाल कि आखिर उनको ये समझ में आया कि नहीं।
फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा कर रहे हैं बिहार में जो कुछ नाटकीय घटनाक्रम में आज जो कुछ हुआ है। फिलहाल नीतीश कुमार 22 तारीख को शपथ लेंगे, एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। ताज तो नीतीश को मिला है, लेकिन राज किसका होगा ये भी एक सवाल है। लेकिन उससे पहले अवधेश जी से हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो नाटकीय ढंग से अवधेश जी आज इस्तीफा हुआ, उसके पीछे का राज क्या है? ये बिल्कुल नाटकीय नहीं है, एक स्वाभाविक परिघटना है। अभी देखिए, हमारे मित्र शकील अंसारी जो कि ये ऑन एयर नहीं बोल सकते थे, इन्होंने मुझे एक बात कही कि आखिर उसको बैठाया गया था क्या अपने मन से काम करने के लिए जी। तो वो इस बात से बहुत चीजें स्पष्ट होती है। मुझे ये बताइए कि विधानसभा अध्यक्ष खुलेआम एक पक्षकार के रूप में जहां काम कर रहा हो, पूरी विधानसभा जिसके अंदर हो वहां उसके बगैर मार्शल नहीं जा सकती है, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं जा सकती है, जहां जनता दल के लोग जहां जहां मांझी के सपोर्टर हैं उनके घरों पर लोग जाके बैठे हुए हैं, उनको फोन मिल रहे हैं पिछले 12-13 दिनों से चल रही है। मुख्यमंत्री रहते हुए वो अवधेश जी मुख्यमंत्री रहते हुए जीतन राम मांझी अपने विधायकों को सुरक्षित नहीं कर पाए, आप ये कह रहे हो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मैंने ये इस तरह की स्थिति बिहार में है। अब आप अगर सुनेंगे नहीं तो फिर अगर मेरे से पूछे तो मेरे को बोलने दीजिए। नहीं आप बोलिए, लेकिन ये तो बताइए जो बात आप कह रहे हैं। जिस आदमी को मुख्यमंत्री रहते समय इतना अधिकार नहीं था कि एक को ट्रांसफर करे, क्या उस आदमी का इस समय अधिकारी और वो बात मानने की हालत में रह गया था? जो स्थिति पैदा हुई थी, एक शरीफ और निहायत एक शालीन व्यक्ति उसमें माइक तोड़वाने के लिए, उसमें लड़ाई लड़ने के लिए, अपने विधायकों को पिटवाने के लिए या जो कुछ भी उनके समर्थन में थे उनकी सदस्यता भंग करवाने का जोखिम नहीं ले सकता था। वो पहले इस्तीफा दे सकते थे, उसके पास यही विकल्प ये पहले भी इस्तीफा दे सकते थे। पहले कैसे देंगे? कल भी दे सकते थे। नहीं कल कैसे दे देते? रात में बहुत सारी चीजें हुई है, जब रात में बात स्पष्ट हो गया है, उसके समर्थकों ने आके कहा, हम लोग भी 3 बजे रात जगे हुए थे, जब सामने आके स्पष्ट हो गया है कि भैया अब स्थिति यह है कि हम लोग अगर आपके पक्ष में मतदान करते हैं तो हमारी स्थिति खराब होगी, कई प्रकार के मुकदमे होंगे, इसमें कोई हमारे पास चारा नहीं है। वो सारी चीजें रात हुई है, पहली बात। लेकिन मेरा मानना था, पहले भी मानना था कि वो अगर वो फ्लोर पर जाकर के और अपनी बलि चढ़ाते तो शायद शहीद की एक ज्यादा छवि होती। लेकिन अभी जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जितनी साफ ढंग से बात की, उतनी बात अंदर विधानसभा में उनके रखने की स्थिति नहीं थी। आज जो कुछ उसने बोला है, उसने नीतीश और लालू दोनों के सामने उनके राजनीतिक आधार के ध्वस्त होने का इतना बड़ा ठोस जो है स्तंभ खड़ा कर दिया है कि भविष्य से निपटना इनके लिए चुनौती होगी। आज सुबह उन्होंने पहला तो विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप पूरी कर आपके पास आता है अवधेश जी, डॉक्टर प्रत्युष नंदन, यहां से चुनौती की शुरुआत होती है आपकी। देखिए, जो उन्होंने रास्ता अपनाया था, तो कोई अगर जंग लड़ता है तो हर स्थिति के बारे में सोच के चलना चाहिए जी। उनके पास शुरू से सपोर्ट नहीं था, तो चलिए वो तो पार्टी ने कहा, अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो आरोप, जो बात उन्होंने कही है, वो आरोप सब खिसियानी, जो बात अवधेश जी कह रहे हैं वाली बात है जी, वो सब आरोप गलत है। जो बात अवधेश जी कह रहे हैं कि आपको आपके जो आपका जो आधार है सियासी, नहीं तो उनको पहले दिन कर, जो जिन बातों को के सवाल पर वो इस्तीफा दी उनको पहले दिन कर देना चाहिए था। ये सब गलत बात है जी। तो इसका मतलब वो लालच में 9 महीने थे जी। इसका मतलब 9 महीने लालच में थे, लालच में कुर्सी पर चिपके हुए थे। आज कर्मचारी के ट्रांसफर का भी कारण बताया जाता है कि हम उसको क्यों हटाएं। मैं नीतीश कुमार का नाम क्यों प्रस्तावित करूं, ये आप मुझे समझा दीजिए। जब शरद जी को उन्होंने कहा कि आप मेरे को कहते तो मैं बुला सकता था, ये उनकी बात है ना, उस विषय पर नीतीश कुमार जी और शरद जी ने तो कुछ नहीं कहा है। आप उनकी बात को एक और सवाल है अवधेश जी, उनकी बात को कैसे सही मान ले सकते? चलिए पूरे जनादेश का, पूरे जनता दल परिवार का और पूरे बिहार के करवट लेने की राजनीति को एक व्यक्ति ने अपने आत्म के, भाई आप एक पक्षीय बात सुन के, आप पत्रकार है, आप दोनों पक्ष को सुनेंगे ना। चलिए एक और पक्ष है, जज की भूमिका में, एक और सवाल है, वकील की, एक और सवाल है, आप पत्रकार है, तो दोनों नीतीश कुमार और शरद यादव जी के पक्ष को भी आपको सुन के कोई फैसला देना चाहिए। चलिए एक और सवाल है, यहाँ पे राज है, इस बार फिर से ताज मिला है नीतीश को, लेकिन जिस जंगल राज के खिलाफ वो लड़के आए थे, राज तो उनके हाथ में, शक्ति उनके हाथ में है, नीतीश कुमार क्या डिलीवर कर पाएंगे? अब देखिए, नीतीश कुमार की जो छवि है जी, पिछले 1.5 साल से लगातार खराब होती जा रही है जी। पहले नरेंद्र मोदी का विरोध किया,
इसके कारण पिछड़े वर्गों के लोगों में गया कि ये आदमी है जो पिछड़ा विरोधी है। एक ओबीसी को मौका मिल रहा है प्रधानमंत्री बनने का, उसके प्रधानमंत्री का विरोध कर रहा है। अब है कि जो दलित, तो वहां तो चौबे गए, छब्बे बनकर दुबे बनकर के आए। अब मामला आ गया महादलित का। तो पहले नीतीश कुमार पिछड़ा विरोधी थे, अब दलित विरोधी भी हो गए हैं। तो उनके पास अब कोई बेस बचा नहीं है, न पिछड़ा बेस बचा है न दलित बेस बचा है। लेकिन लालू यादव तो उनके साथ, उनकी राजनीति पूरी तरह से लालू यादव पर निर्भर हो गई है। कांग्रेस है, लालू यादव है, मुसलमान वोट है जिनको, तो वही तो जो लालू का वोट है, मुस्लिम वोट, यादव वोट, लालू का वोट है। तो अब है कि पूरी तरह से लालू पर निर्भर हो गए हैं। अब लालू पर उनकी निर्भरता उनकी छवि को और खराब करेगी। अब देखिए बदले में लालू यादव क्या क्या उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। अभी तो लालू ने सपोर्ट किया, अब लालू किसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनवाते हैं, फिर अपने हिसाब से मंत्री बनवाते हैं। और जिस तरह से जीतन राम मांझी को ये क्या बोलते हैं, ये कागज भेजते थे कि ये काम करवा दो, अब ये लालू यादव के जीतन राम मांझी हो जाएंगे। अब लालू यादव है जो कि इनको अपना जीतन राम मांझी बनाएंगे कि भाई ऐसे ऐसे करो। तो जो अगले 6 महीने होंगे ये इनके लिए भारी कष्टदायक होंगे। हालांकि इस बीच में कोशिश करेंगे, जहां तक हमको जानकारी मिली है कि पिछड़े वर्ग की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने वाले हैं। बहुत सारी जो जातियां जो पिछड़े वर्ग में भी है उसको अत्यंत पिछड़े वर्ग में लाने की कोशिश करेंगे और कुछ कुछ करेंगे। हमारे सामने एक पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भी है, उन्हीं से उनको पता है कि वो किसकी तरह की वो कर रहे हैं। जो कुछ कह रहे हैं उपेंद्र जी, शकील साहब, उससे आप सहमत तो जरूर होंगे या असहमत? उपेंद्र जी की बात से बहुत हद तक हम सहमत नहीं है। नहीं है इसलिए नहीं सहमत है जी कि नीतीश कुमार जी ने किसी भी परिस्थिति में मुख्यमंत्री पद छोड़ के जीतन राम मांझी को लाया और फेल कर गए। उसमें पूरी तरह से वो फेल कर गए मुस्तकिल तौर पे। अब उनकी पार्टी भी फिनिश होने के कागार पर थी। ये फैसला चीफ मिनिस्टर के हटाने का उनकी पार्टी के पूरे जबरदस्त हित में है। अगर वो चीफ मिनिस्टर रहते तो शायद नीतीश कुमार और बिग जीरो हो जाते। इसलिए अब नीतीश कुमार के हित में है, पार्टी के हित में नहीं है। उनके नहीं, नीतीश कुमार ही पार्टी है ना, पार्टी नहीं कोई पार्टी आजकल कुछ नहीं है। लालू यादव की पार्टी कुर्बान हो रही है। नहीं वो नीतीश ही की पार्टी और कोई पार्टी नहीं। मेरी बात पूरी करें अपनी बात। मेरी बात टोक टाक में दिलीप जी आप काहे रोकते हैं? बगैर टोक टाक के अच्छा आप टोक लीजिए, लेकिन बात तो पूरी करने दीजिए। क्यों जरूरी है? जी बोलिए। अच्छा मेरी बात आप ही पूरी कर दीजिए। आप बोलिए ना, बोलिए। तो ये असली वो बात है कि नीतीश को एक बहुत मौका मिला है। आप उसको मानिए नहीं मानिए, 6 महीने की सरकार में वो कुछ डिलीवर करेंगे और अच्छा जंगल राज रूप से। दूसरी बात यह है कि जो अभी कहा गया कि लालू यादव खुद उन्होंने लालू के ऊपर ये आरोप लगाए थे वह जंगल राज है, उससे अलग होकर उन्होंने सुशासन की बात कही थी। अब लालू के जंगल राज के साथ सुशासन कैसे चलाएंगे? सवाल ये है। वो बात आप उसको कह रहे हैं कि बेस्ट आप बनाना चाहते हैं। मैं बेस्ट की बात तो कह रहा नहीं, आप बेस्ट की बात कर रहे हैं कि अभी जो परिस्थितियां थी जी जीतन राम मांझी के रहते हुए ये लोग सब समाप्त हो जाते हैं। आप कहते हैं कि किसी भी तरह से नीतीश के लिए बेहतर है, नीतीश के लिए बेहतर है। एक बात और कह रहा हूं मैं, 1 मिनट एक बात और कह रहा हूं कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव में ये आप सोचते रहिए कि झगड़ा होना है, अभी कुछ नहीं होना है। दोनों के सर्वाइवल का बात है और इस असेंबली चुनाव तक पूरी अच्छी तरह से सरकार चलाने का प्रयास ठीक है। डॉक्टर प्रत्युष नंदन, आप मैं आपके पास आता हूं। अवधेश जी, स्वार्थों का गठबंधन है। आपके पास आता हूं। निहित स्वार्थों का ही सत्ता का स्वार्थ है, जाहिर है तमाम पार्टियां सत्ता के लिए काम करती हैं, लेकिन मेरा जी बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या यहां से जो उपेंद्र जी कह रहे हैं कि आप पिछड़ा के भी खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, आप दलितों के भी खिलाफ, मांझी के खिलाफ और लालू के साथ, जहां पर कि जिसके खिलाफ आपने जंगल राज की से छुटकारा पाने के लिए, आपने सुशासन राज की स्थापना के लिए आपने शुरुआत की। अब तीनों चीज, एक तरफ पिछड़ा खिलाफ, एक तरफ दलित के खिलाफ और तीसरे जंगल राज के साथ। 3 मिनट मुझे दीजिएगा। 3 मिनट नहीं, 3 मिनट में बहुत सारे होता है। अकेले बोलना ही चाहिए। पहला नंबर पिछड़ा के खिलाफ जी, जो पिछड़ा के खिलाफ नरेंद्र मोदी की बात बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदगी में कभी भी पिछड़े की राजनीति नहीं किए। पिछड़े समाज में उनका जन्म हुआ जी।
ये जीतन राम मांझी 2 नंबर जो दलित के खिलाफ कर रहे हैं, जीतन राम मांझी भी दलित की राजनीति से कभी, वो तो नीतीश कुमार अति पिछड़ा महादलित उन्होंने बनाया, बिल्कुल सही बात है। बिहार में 28 वर्षों के बाद पहली बार नीतीश कुमार ने ही एक महादलित को बनाया मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी का तो कई राज्यों में सरकार रहा, किसी दलित को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया कि आज वो दलित के पक्ष में। मायावती को बनाया बीजेपी ने मुख्यमंत्री जी, मायावती को बनाया, मायावती को चलिए बिहार में चलिए आइए, पार्टी में क्यों नहीं बनाया? डॉक्टर नंदन साहब इधर आइए। कोई मायावती है, जीतन राम मांझी, डॉक्टर नंदन साहब इधर आइए, उनको आपने बनाया या वो मांझी साहब ने बता दिया? मांझी साहब ने बता दिया कि आपने कैसे बनाया, आप उसको छोड़िए, अपने मुद्दे पे आइए, पूरी बात करिए। ऐसा है। नंबर 3 जो आपने कहा कि लालू प्रसाद जी के साथ, तो लालू प्रसाद जी के सहयोग से तो मांझी जी भी 9 महीने से चला रहे थे सरकार जी। 20 मई से लेके आज नहीं मैं तो नीतीश कुमार को 9 महीना हो गया, तो उसमें लालू जी के समर्थन से सरकार चल रही थी, तो उसमें कहां जंगल राज आ गया? नीतीश कुमार जी ने जंगल राज की कल्पना की थी, उन्होंने जंगल राज की बात कही थी, उन्होंने लालू से छुटकारा दिलवाने के लिए शपथ लिया था। राज में मंत्री थे मांझी कुमार के। नहीं, अब वो जंगल राज की कल्पना अब खत्म हो गई भाई जी। और लालू जी को मुख्यमंत्री नहीं बनना है, लालू जी के परिवार से मुख्यमंत्री नहीं बनना है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, सरकार उनकी होगी। नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश कुमार खुद 8 साल चला करके दिखा चुके हैं, 8.5 साल, कि कितना अच्छा वो चला सकते हैं। 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा उन्होंने सड़क बनाई है उनकी सरकार। अब ये तमाम जहां बैलगाड़ी नहीं जा सकता था वहां गाड़ी से बिहार के लोग क्या लगता है यहाँ से नीतीश कुमार के लिए क्या रास्ता है? कठिन है रास्ता, देखिए चुनौतियां हैं। देखिए मैं समझता हूं कि इसमें एक चीज और भी है कि जीतन राम मांझी को जेडीयू से निकाल दिया गया है और अब वो मुख्यमंत्री भी नहीं है। उनकी अब क्या भूमिका होने वाली है, वो क्या करेंगे? कोई ऐसा तो है नहीं कि वो खला में अकेले घूमेंगे। 28 को कोई मीटिंग बुलाई है? नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि एमएलए की गिनती जो अब तक हम सत्ता की वजह से कोई 2, 4, 5 थे, वो रहेंगे नहीं रहेंगे। मांझी साहब पूरे बिहार में जो अपनी रथ यात्रा निकालेंगे उसका क्या असर होगा, उसको नीतीश कुमार कैसे रोक पाएंगे? नीतीश कुमार के साथ एक चैलेंज यह है कि जो लोग उनके साथ थे, जिनको वो अब तक बंधक बनाए हुए थे, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि हर एक को पकड़े हुए हैं, हर एक को लोगों ने मैनेज किया जा रहा है, उनको वो अब कितना रोक पाएंगे? दूसरा यह है कि लालू प्रसाद यादव की पीठ पे बैठ के वो जो संकट से उभरे हैं, लालू ने जो भूमिका निभाई है, वो लालू जी उनसे इसकी कीमत क्या वसूलेंगे? क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नाम पे अपनी बेटी या भविष्य की राजनीति को ध्यान में रख के डिप्टी स्पीकर पे किसी मुसलमान का नाम उछालेंगे? ये तमाम सारे चैलेंजेस नीतीश कुमार के लिए होंगे। अब नीतीश कुमार के लिए मांझी भी चैलेंज होंगे और लालू भी चैलेंज होंगे, और बीजेपी का तो चैलेंज वैसा था ही खुले रूप पे। तो नीतीश कुमार के अगले 7 महीने जो हैं वो बहुत कठिन होने वाले हैं। और ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि नीतीश कुमार 7 महीने में एकदम जो है बिहार को ऐसा दौड़ा देंगे। तो आप कुछ भी कर लीजिए कि बिहार की राजनीति में कास्ट का एक फैक्टर है। नीतीश के पास अपनी कास्ट नहीं है, महादलित के नाम पे ये चले गए हैं, लालू के पास यादव है, मुसलमानों का मामला बढ़ता है सेकुलर पार्टियों में। तो क्या ये तमाम सारे कार्ड खोले जाएंगे? ऐसे में मैं मानता हूं नीतीश की चुनौती 22 तारीख के शपथ ग्रहण समारोह के बाद ज्यादा बड़ी होगी और शुरू होगी। जी मैं आपके पास आता हूं डॉक्टर प्रत्युष अवधेश जी। जो सवाल आज एक बार फिर से बहुत स्वाभाविक रूप से जो मैंने पूछा कि यहां से ताज तो नीतीश को मिल गया, राज किसका होगा और उस राज का असर क्या होगा? मांझी को नहीं, तत्काल तो राज और ताज दोनों नीतीश का ही रहेगा। अभी मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं कि लालू यादव जो है साइलोक की तरह उनका मांस निकालने की कोशिश अभी करेंगे, क्योंकि लालू यादव के पास अपने सर्वाइवल का उनका भी क्वेश्चन है, जहां तक शकील जी थे। लेकिन देखिए आज जो कुछ भी मांझी के साथ जो अब एक सीरियल शुरू हुआ है, ये सीरियल बिहार की राजनीति का, जिसको स्पेक्ट्रम कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं वर्णक्रम, वो बदलने वाला साबित होगा। जो दौर 1989 से 2014 तक हमने देखा है, उस दौर के बदलने का पूरा आधार आज तैयार हुआ है। अब वो कैसे हुआ है? देखिए मांझी ने आज बिल्कुल साफ कर दिया अपनी बात से कि चूंकि मैं दलित था, ये कहते थे कि एक दलित बिहार का विकास का काम नहीं कर सकता, प्रशासन नहीं संभाल सकता है। मेरे अंदर कुंठा हो गई थी, इस कारण से मैंने विद्रोह किया। जब मैंने काम करना शुरू किया तो काम नहीं करने दिया गया। वो यही जाके बोलने वाले हैं कि एक दलित के साथ पहले तो बैठाया ताकि हम टूल बने रहे, जब हमने काम करने की
की कोशिश की तो काम नहीं करने, सुनिए। लेकिन जो सवाल है नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन जीतन राम मांझी के पास ना तो कोई पार्टी है। पहले पूरी बात, पहले सवाल तो सुनिए। जीतन राम मांझी के पास, जीतन राम मांझी के पास ना तो कोई संगठन है, ना उनके पास अब सत्ता है, भविष्य क्या है। तो ऐसे में तो बोलने तो दे। आपको क्या लगता है कि मैं जो बोल रहा हूं उसमें प्रश्न निहित नहीं है? जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि वो जो उन्होंने आज किया है कि, और जब हमने कोशिश की काम करने की तो हमको हटाया गया, और जब हमने विधानसभा में चाहा कि ये तो बात सुन चुका है, इसके आगे की बात करिए। सुन लीजिए, तो इस्तीफा देने को मंजूर किया गया। तो इसके कारण जो एक दलित आक्रामकता बिहार में खड़ी हुई है जिला जिला में। आज के भाषण के बाद का भी अगर आप जिला से रिपोर्ट ले लेंगे तो जुलूस निकल रहे हैं। तो वो जो एक आक्रामकता खड़ी हुई है बिहार में, पहली बार आप ये कह रहे हैं कि दलित जो है खुद से खड़ा हो गया सड़कों पर। आप ये कह रहे हैं वो दलित उनके साथ बिल्कुल एक न्यूक्लियस की तरह बिहार भर में खड़ा हो गया है, होना नहीं है, हो गया है। शकील साहब, वो दलित के महानायक बन चुके हैं। तो अब क्या है कि अब नीतीश कुमार का, जैसे आपको पता है कि आपके पास लौटते हैं वापस। नजर पूरा करूं जरा एक मिनट महाराज जी। अगर इस समय अगर मांझी ये कहता है कि इस बीच हमने जो जो काम किए वो तो साफ कहा है कि गरीबों के लिए करना चाहते थे तो पैसा नहीं देते थे, ये उस काम को रोकते थे, योजना नहीं है, तो आप समझिए कि नीतीश को लगातार जवाब देना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी मांझी का पूरा दौरा प्रदेश में कराएगी। भारतीय जनता पार्टी करवाएगी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कराएगी, जनता के सामने साफ हो जाएगा कि ये टूल्स क्या साफ होगा। एक मिनट, अब आपकी बात लेकिन आप जब बोल रहे हैं, आप ऐसा थोड़े है ऐसा कि आप मेरी तरफ से भी आप बोल लीजिए, अपनी तरफ से भी बोल लीजिए तो उसको नहीं। बीजेपी का एक टूल्स था, ये जनता के पास सामने हो जाएगा। अरे आप ही बोल रहे हैं अब बीजेपी और आप देखिए, समर्थन लेके बीजेपी के इशारे पर ये सारा काम अब जनता के सामने सिद्ध हुआ। अगर सपोर्ट ना होता तो ये कह सकते थे। एक बात, दूसरी बात, तीसरा नेत्र इन्होंने देख लिया, वो आदमी तो कह रहा है कि कंप्लीट करें। अब ये देखिए, ये लोग ऐसे लोग हैं, ये किसी को बोलने आप बोलने नहीं देंगे। शकील भाई कुछ ऐसा है, कंप्लीट करें। एक मिनट प्लीज पूरा करिए। बात ये है कि आप जितनी बात कह रहे हैं ये सब कोई इंपैक्ट ज्यादा डालने वाली चीज नहीं है। अब एक मिनट, आपकी बात होगी, हमारी अपनी, आपकी राय से देश नहीं चल रहा है और आपकी राय से हमारी राय से चल रहा है। वही कहता हूं, नहीं होता है। इस पूरे अभियान के खलनायक नीतीश कुमार है। चलिए खलनायक नीतीश कुमार है, लेकिन अभी अवधेश जी खलनायक कौन है सवाल है। अवधेश जी, पुष्पेन क्या महानायक के तौर पे ये कहानी खत्म नहीं होगी। शकील साहब अवधेश जी प्लीज एक सेकंड शकील साहब प्लीज, हमारे पास समय बहुत कम है। क्या महादलित के महानायक, देखिए मैं यही कह रहा हूं कि दलित के और महादलित के कोई महानायक तो थे नहीं। ये नीतीश कुमार का ब्रेन था कि उन्होंने दलित और महादलित का कंसेप्ट बिहार में किया। दलित के महानायक बन पाएंगे? कहेंगे कि वो खीर जो बनी है हम खा लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। जनता के लिए देखिए, मुझे लगता है कि हम ये मान के चलें कि मायावती बनना जरूरी है तभी आप दलित के ठेकेदार होंगे, लालू यादव जब तक 20 साल रूल नहीं कर लेंगे। मुझे लगता है इसी किस्म के क्राइसिस से ही लीडरशिप पनपती है। और महादलित का जो कंसेप्ट नीतीश कुमार ने दिया था उसको पूरी तरीके से उड़ा, जिसे हाईजैक करना कहते हैं, वो मांझी ने हाईजैक कर लिया है। हाईजैक कर लिया है, मुझे उसको आगे ले जा पाएंगे। मुझे एक बार वही कह रहा हूं, सत्ता तक तो ठीक है। जो बात कहा वो खुद ही उन्होंने ऑर्डर कर दिया, सरकार के ऑर्डर। महादलित में एक ही कम्युनिटी को अलग जोड़ के उन्होंने तो फिनिश कर दिया। चलिए उसको महादलित न मानिए, दलित तो मान लीजिए, लेकिन अवधेश भाई जो बात कह रहे हैं उसमें तर्क ये है कि देखिए ये सब जानते हैं कि मांझी जी की ना पार्टी है ना संगठन है, वो जिस वक्त घूमेंगे तो बट नेचुरल है
है कि वो तमाम सोर्सेज जो नीतीश कुमार और लालू और कांग्रेस की विरोधी हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, वो पूरी मदद करेगी उनके रथ को घुमाने में, और वो चेहरा जगह जगह बताएगा कि किस तरीके के दलित विरोधी ये लोग हैं। तो मुझे लगता है कि मांझी के लिए सिवाय लड़ाई शुरू होती है, उससे उनका अपना कद भी बढ़ेगा, और जो 16, 17, 18% जो वहां पे दलित है उनको वो कंसोलिडेट कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि दलितों के नाम पे या बैकवर्ड की राजनीति के नाम पे वहां जो पासवान थे वो पहले से कांग्रेस बीजेपी के अंदर है। तो इससे एक दो बातें होंगी कि जो पासवान साहब मुख्यमंत्री बनने के लिए लगातार कोई ना कोई कोशिश करते रहते हैं, और जो बार्गेनिंग पावर उनकी भी बीजेपी के साथ है वो भी कमजोर होगी, और बीजेपी भी जाएगी कि पासवान से पीछा छुड़ाने के लिए एक ऐसे आदमी के साथ खड़े हो जिसके पास 5 से ज्यादा 19% वोट हो। तो ये जो मामला है ये आगे बढ़ेगा, और उस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी उनकी मदद करेगी, ये मुझे लगता है। और इस सब का कारण केवल नीतीश कुमार। डॉक्टर प्रत्युष, एक बहुत अहम सवाल है। आप देखें, नीतीश कुमार के बारे में तमाम लोग जानते हैं कि उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग, ये एक ऐसा विषय था जिसपे चर्चा पूरे देश में, पूरे दुनिया में भी हुआ कई लोगों ने, कि नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग किस तरह की थी। इस सोशल इंजीनियरिंग में उन्होंने पासवान को निकाल के महादलित बनाया, यादव को निकाल के उन्होंने अति पिछड़ा बनाया। नहीं उन्होंने यादव वाला कुछ आप ये, मैं आप एक सेकंड शकील साहब, लोकसभा में मोदी का विरोध करके पिछड़ा आपसे अलग हुआ, यहां से जब जीतन राम मांझी बाहर जाएंगे तो वो दलितों के विरोध के रूप में आपका नीतीश कुमार को पेश करेंगे लोगों के बीच में जाके। इसमें आपके साथ अल्पसंख्यक बच जाते हैं, तो क्या सिर्फ अल्पसंख्यक के साथ सत्ता का समीकरण बना पाएंगे नीतीश कुमार? फिर से कैसे जोड़ पाएंगे, ये सवाल है। नीतीश 2010 में जो विधानसभा का मैंडेट मिला था वो पूरी तरह से नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के, वो बीजेपी और नीतीश कुमार, नो बीजेपी को 91 लहर पे सवाल कीजिए, वो नीतीश कुमार के डेवलपमेंट पे, लीडर के नंबर 2 के नाम पर अभी इलेक्शन में 7 महीने देरी है जी, इलेक्शन में 7-8 महीने देरी है। चलिए 8 महीने देरी में आप जो नीतीश कुमार के कौशल पर आप इतना जरूर भरोसा करें कि जिस तरह से कौन से कौशल पे? सोशल इंजीनियरिंग, उनके व्यक्तित्व में इतनी क्षमता है कि उनको पहले भी समाज के हर वर्ग का, दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और सवर्ण का सपोर्ट मिलता रहा है, वो पुनः मिलेगा, ये मैं विश्वास के साथ कर रहा हूँ। नंबर 2, उन्होंने पत्रकार महोदय जी ने 1-2 सवाल उठाए, उधर के उस दिशा से जो सवाल उठे उसका मैं जवाब देना चाहूंगा कि लालू जी की सरकार आ जाएगी, के लोग सरकार में आ जाएंगे तो कुछ फर्क पड़ जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार की मुखिया की नीयत ठीक होनी चाहिए जी। आज यहाँ नरेंद्र मोदी जी ने एक यूनिवर्सिटी गए हुए, कभी यूनिवर्सिटी में पढ़े बिना किसी को मानव संसाधन मंत्री बना दिया है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उसी तरह से लालू जी के, अरे इस पे बन जाएंगे जो लालू जी के समर्थन से 9 महीना से जीतन राम मांझी चला ही रहे थे। तो जीतन राम मांझी, आपको लगता है इससे दलित और पिछड़ा समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो विकास के एजेंडे को होके उभरेंगे। आज बीजेपी ने, बीजेपी के इशारे पर जो उन्होंने काम किया है, वो सामाजिक कि वो किस तरह से बीजेपी के साथ थे, इसी कारण से पार्टी ने उनको हटाया। प्रत्युष नंदन जी जो बोल रहे हैं वही शकील साहब भी बोल चुके हैं। तो प्रत्युष नंदन जी तो रहे जनता दल यू के, तो इसलिए कुछ ऐसी बात नहीं कहेंगे जो कि नीतीश के खिलाफ जाए। शकील साहब से मेरा निवेदन है, उनसे क्षमा सहित मैं कहूंगा कि जो हिंदू सोसाइटी का जो सोशल डायनेमिक्स है उसको इग्नोर करते हैं, उसको ये महत्व नहीं देते जी। हिंदू समाज, क्योंकि ये शायद हिंदू समाज के बारे में इन्होंने उतना अच्छा अध्ययन नहीं किया है, तो हिंदू समाज जो अभय जी जो बोल रहे थे वो वही आदमी समझ सकता है, उसको समझ सकता है जो कि हिंदू समाज का जो सोशल डायनेमिक्स है, तो जो सोशल डायनामिज्म है समाज का, उसको सबसे ज्यादा समय समय पर तेजी भारतीय जनता पार्टी ने ही प्रदान की है। नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री उसी ने बनाया, उसके कारण यादववाद की जो पॉलिटिक्स है बिहार में वो कमजोर हुई। मायावती को बीजेपी ने बनाया, उससे उत्तर प्रदेश में यादववाद की
जो पॉलिटिक्स है वो कमजोर हुई। अभी जो महादलित वाला मामला है ये नहीं समझेंगे, एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति हो चुकी है। हमें लगता है बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने जो 1977-78 में जो काम किया था, जिसे पिछड़ा वर्गों में एवेकनिंग आई थी, जिस एवेकनिंग के कारण लालू यादव मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, ये दोनों जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कर्पूरी ठाकुर ने जो एवेकनिंग खड़ा किया था 78-79 में, उसके कारण। तो उसी तरह की एवेकनिंग अभी दलित समाज में आया है। तो आप ये कहते हैं यहाँ से महानायक बनेंगे। आपके पास आते बनाने जा रही है दलित समाज को, ये नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन मैं इस बात से मैं सहमत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने साथ लेकर घूमेंगे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी में हमने ये नहीं कहा पीछे, हमने ये नहीं कहा, हमने कहा साधन प्रोवाइड कराएंगे पीछे, क्योंकि मांझी जी के पास साधन नहीं है। देखो सोसाइटी में जब आंदोलन पार्टी बनाएंगे उनके साथ क्रांति कंप्लीट करते हैं। तो लोग हैं जो कि तो भूखे पीछे। मुझे पता है कि जब शरद यादव ने हटाया था नीतीश कुमार को, जो चुना था ये करके, तो उसमें जो महिलाओं का जो फौज आ रहा था, दिखला रहा था कि जिला जिला में आंदोलन हो रहा है, महिलाएं सब आ रही है। तो मेरी पत्नी ने कहा कि तो आदिवासी महिलाएं कहाँ से आ गई बिहार में? हम कि आदिवासी महिलाएं नहीं, सारी शेड्यूल कास्ट महिलाएं हैं, क्योंकि दोनों का कलर लगभग मिलता जुलता है। तो उस तरह से जो हमने देखा कि बिना चप्पल पहने हुए, बिना जूता पहने हुए लोग, आप ये कहते हैं कि यहाँ से एक जबरदस्त जीतन राम मांझी महादलितों के का जो स्वाभिमान है और सियासी स्वाभिमान है, दलितों का वो बतला रहे थे कि पासवान बीजेपी में है। पासवान अभी आज के दिन में मांझी के सबसे बड़े सपोर्टर है। और असली जो एग्रेसिवनेस है अभी भी वहां के जो दलित राजनीति में है वो पासवानों के कारण है। तो पासवान का जो एग्रेसिवनेस है वो इनके साथ है जी। तो आप कहते हैं यहां से बिहार की नई सियासत की शुरुआत है, जहां दलितों का पॉलिटिकल जो राजनीतिक जो सत्ता में जो उनका जो स्थान होना चाहिए, उनको जो सत्ता में जगह मिलनी चाहिए, वहां से इसकी लड़ाई शुरू होती है। देखिए जगह तो उनके लिए आरक्षित सीटें थी जी, तो उसमें नहीं राजनीतिक व्यवस्था में जो राजनीतिक व्यवस्था में जो एग्रेसिव लीडरशिप नहीं आ रहा था। अभी तक रामसुंदर दास और भोला पासवान शासित 3 बार आक्रामक चेहरा बनेंगे दलित, आक्रामक चेहरा। अभी जो लालू प्रसाद यादव थे, उन्होंने इस बात मुलायम सिंह यादव बने, इस बात को कही कि रामसुंदर दास थे जो रबर स्टाम्प चीफ मिनिस्टर थे। मैं बोलता हूं उसमें की बात नहीं बोल रहा। पिछले लोकसभा में रामसुंदर दास जनता दल यू के नेता थे लोकसभा में। एक रोज भी लोकसभा वाली जो कुर्सी होती है जहां नेता के लिए बैठने के लिए जगह होती है फ्रंट पर, वो कभी नहीं बैठे, उस पर हमेशा शरद जी बैठा करते थे। तो वो जो जिस तरह से शरद जी ने उनको लोकसभा में नेता बना करके उसकी कुर्सी को अपने पास हथियाए रखा, उसी तरह से जीतन राम मांझी कल नीतीश कुमार करना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने नहीं करने दिया। तो ये एक जो बहुत बड़ी घटना है, ये एक नए नए आक्रामकता की शुरुआत है बिहार में। स्वीकार किया कि 2-2.5 महीने तक उपेंद्र जी ये कहना चाहते हैं, उपेंद्र जी आपने जो मिसाल दी 77-78 के अंदर कंक्लूड करने की तरफ ने जो पिछड़ा वर्ग के अंदर अवेकनिंग पैदा की है, आप ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त के आज की डेट में अगर हम देखें तो महादलितों की राजनीति या दलितों की राजनीति के कर्पूरी ठाकुर बनने जा रहे हैं जीतन राम मांझी? बिल्कुल सही है। यहाँ से नायक महानायक जान रहा है कि जब हम उस अवेकनिंग के बाद अगर वोट देंगे तो मोदी को मुख्यमंत्री बनना है, बिहार में सियासत में नायक और खलनायक को ये पता है, इसलिए नहीं होगा। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने बनाया है, नीतीश कुमार के साथ कृपा नहीं था नीतीश कुमार साथ में नहीं था, नीतीश कुमार बना मुख्यमंत्री। जी मेरा कहना, मैं पहली लाइन मेरी ये है जी कि बिहार खलनायक कौन नालायक कौन, यही तो कह रहा हूं ना कि बिहार की राजनीति समीकरण में सामाजिक आधार में एक नई क्रांति का उद्घोष आज से हुआ है। अभी भले लोगों की समझ में नहीं आ रही हो, वो नई क्रांति का इस समय नायक जो है वो जीतन राम मांझी है और खलनायक नीतीश कुमार है। हमारे मित्र शरद जी और एक लाइन शकील साहब, यहाँ से सामाजिक समीकरण बनाने वाले नायक, यहाँ से नीतीश कुमार खलनायक नजर आ रहे हैं अवधेश जी को, और जीतन राम मांझी कई बार नायक नजर आ रहे हैं। कई बार नायक भी कह चुके हैं, आज खलनायक हो गए हैं, कोई बात नहीं है जी। जब नायक बात ये है कि स्टेट जो है बिहार में जी पॉलिटिक्स इज इंपॉर्टेंट रोल करता है, इसमें आपकी बात से हम सहमत 100% हैं जी। अब जैसे यहाँ डिबेट हो रहा है, वो लेख लिखते हैं ना, इफ बट ऐसे हमने उस दिन भी कहा था कि ये सरकार सरवाइव नहीं करेगी, तो हमारे भाई एकदम जिद कर रहे थे कि एकदम सरवाइव करेगी और जीतन
भी रहेंगे। तो ये कहानी समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। सामने सामने की कहानी होती है और वहां जो है आप कैसे कंक्लूड करेंगे? बीजेपी का ये चेहरा नहीं है और बीजेपी का ये चेहरा सामने अगर एक बात नहीं है कि अकेले बोलेंगे जीतन राम मांझी और बाकी लोग जुबान बंद रखेंगे, दूसरे लोग भी बात करेंगे, कांग्रेस के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं और बीजेपी के लोग हैं। ठीक है दलितों को, महादलितों को, एक सेकंड, उनकी जो स्वाभाविक यूनिटी हो नहीं पा रही थी, इस घटना ने एक यूनिटी भी कर दिया। इसलिए देश में पॉलिटिक्स का एक नया पार्ट है। आप सिर्फ एक सेंटेंस में दलितों को यह पता है कि ये पूरी तरह से जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी के एक बंदूक बन चुके थे और आने वाले समय में वो फायर करेंगे। वो मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी नहीं बनने वाले, सुशील मोदी बनने वाले हैं। इसलिए दलित जिसको कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया, वो सभी नीतीश कुमार के पीछे खड़े होंगे। यही सवाल मुख्यमंत्री का नहीं है। मुख्यमंत्री बहुत कम शब्दों में, मुख्यमंत्री तो कर्पूरी ठाकुर भी 79 के बाद कभी नहीं बने। उसका जो असर है उसके कारण लालू यादव बन गया मुख्यमंत्री। वो मांझी जीवित तो कौन बन रहा है? बीजेपी के लोग बताए, एनडीए के लोग बताए क्या पासवान करने वाले हैं? नहीं आता और जिसके प्लस माइनस नहीं होता, ना मुलायम सिंह होते, ना लालू यादव होते, कोई नहीं होते। पूरी आंदोलन के कारण मंडल कमीशन बनाया गया। कंप्लीट करें। मैं कह रहा हूँ कि अभी जो बिहार में घटना घटी है इसका बहुत ही दूरगामी और जबरदस्त और राजनीतिक और सामाजिक दोनों, राजनीतिक और सामाजिक क्रांति हो चुकी है वहाँ। कोई क्रांति नहीं हुआ है, कोई क्रांति नहीं हो रही है बिहार में। दिलीप, साफ हो गया। देखिए, हम लोग पहले भी कह रहे थे कि ये जो सरकार बनेगी गिरेगी इसका बहुत महत्व नहीं है भारतीय जनता पार्टी और तमाम सारी पार्टियों के लिए, खासतौर से बीजेपी और मांझी के लिए। 8 महीने बाद जो होने वाले चुनाव है उन समीकरणों को ध्यान में रख के सारी राजनीति हो रही है और यही इसका अंजाम है कि इसके बाद मांझी यहां से घूमेंगे और भारतीय जनता पार्टी उनको हवा देगी और नीतीश दलित जो है, दलित इस समय नीतीश कुमार के खिलाफ और लालू यादव के खिलाफ एक प्रतिशोध के भाव में आ गया है और प्रतिशोधात्मक मतदान करेगा और इसलिए वो अगले राजनीतिक बनाएगा देख लेंगे। और जैन टीवी में होगा। अवधेश जी, पुष्पेंद्र जी, शकील साहब, उपेंद्र जी और डॉक्टर नंदन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।